बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। इनोवेशन हब में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन 2025 के तहत पाकिस्तान इनोवेशन फंड को कायम किया गया और उसके ऊपर ये इनोवेशन हब सजाया गया है। इनोवेशन हब में यहाँ पर पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के बल्कि मुख्तलिफ एज ग्रुप की शख्सियात आ रही हैं अपना इनोवेशन का मुनफरिद एक आइडिया लेकर। और ये भी आप लोगों को याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख का पहला रियलिटी शो बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें किसी किस्म की कोई इक्विटी या पार्टनरशिप में आपके साथ गवर्नमेंट नहीं आ रही, बल्कि इसमें गवर्नमेंट आपको ये ग्रांट दे रही है ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने पाकिस्तान को बिल्ड कर सकें। और ये सब काम हो रहा है पाकिस्तान टेलीविजन और मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के अंडर। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनकी तरफ चलेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जो सारे प्रोग्राम को संभाल रहे हैं, जहां से मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है, जहां पे अक्सर जो है ना, जब डिसीजन 50-50 हो जाता है तो उन पर जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आपने फैसला करना है। तो वो जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रोग्राम का ब्रेन भी हैं और प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, वी हैव विद अस Honorable Minister for Planning Development and Special Initiatives, जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, खैरियत से आप? थैंक यू जी, वी लुक फॉरवर्ड टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। तो बुलाते हैं जी आज के पहले कंटेस्टेंट को और देखते हैं कि किस सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। My name is Hamad Hassan, and I have done my PhD from Medical University of Vienna, Austria, in the field of immunology and hematopoiesis. Then I moved back to Pakistan and to serve my country. Blood shortage का एक बहुत बड़ा problem है हमारे, because of the age, तो blood donors जो है वो कम हो रहे हैं, and we need seriously find alternate sources कि हम उसमें हम blood कैसे बना सकते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो काइंड ऑफ एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि मैं चाहता हूँ कि हम जो है टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल सोर्सेज, और उसको हम पहले आई हैव डन दैट बिफोर कि हमने उसको वी इमोर्टलाइज देम, बिकॉज अगर आप बॉडी से कोई भी सेल निकालते हो यू कैन हार्डली ग्रो देम फॉर 1 or 2 weeks मैक्सिमम, देन दे डाई ऑफ। व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने उन स्टेम सेल्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दी है। अब वो स्टेम सेल्स जो है नाउ यू कैन कीप देम फॉर ईयर्स, और उन स्टेम सेल्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया है यूजिंग डिफरेंट साइटोकाइंस, डिफरेंट कॉकटेल्स, और उसको हमने बनाया है RBCs इन विट्रो जनरेटेड, फर्स्ट इन पाकिस्तान। वी आर करेंटली करेक्टराइजिंग देम, हम उनको करेक्टराइज कर रहे हैं उन ब्लड में, और वो प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी हमारा HEC GCF प्रोजेक्ट का पार्ट है, विच इज़ रफली अराउंड 150 मिलियन प्रोजेक्ट, और साथ में दूसरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। बट दिस प्रोजेक्ट इज़ इनोवेटिव इन द सेंस कि जो हमारी टेक्निक्स जो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, लैब में, वर्ल्ड में, उसमें क्या कर रहे हैं, दे यूज़ वेक्टर्स टू मेक देम इमोर्टलाइज, उनको इमोर्टलाइज करने के लिए। उसमें प्रॉब्लम ये है कि if there is a single cell which has a nucleus, because you know red blood cell जो है उसमें nucleus नहीं होता, तो this is a very interesting tool। लेकिन अगर उसमें एक सेल भी अगर आपके पास न्यूक्लियस में गया तो what happens कि वो एक सेल can become oncogenic, वो कैंसर काज कर सकता है, वो अदर काज कर सकता है। तो what we have changed the technique is कि जिस तरह फाइजर वैक्सीन अभी बना है बेस्ड ऑन mRNA टेक्नोलॉजी, और mRNA जो है उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, एंड देन ईजिली कैन बी किक्ड आउट ऑफ द सेल व्हेन एवर दिट्स नीडेड। तो उसको यूज़ करके, क्योंकि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, एंड वी हैव ऑल्सो द कोलैबोरेशन विद देम विद द ट्रोन हु हैव यूज दिस टेक्नोलॉजी, और जिन्होंने फाइजर वैक्सीन बनाया, तो उसमें उस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके वी वांटेड टू मेक द सेल्स, स्टेम सेल्स इमोर्टलाइज,
اور پھر ان immortalized سیلس کو ہم بنائیں گے RBCs جو کہ لیبارٹری گرون ریڈ بلڈ سیلز ہوگا. اس میں شیلف لائف کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا, اس میں آنکوجینک پوٹینشیل کا کوئی ایشو نہیں ہوگا, اگر سنگل سیل رہ بھی گیا ہے تو اس میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوگا. اور تیسری جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ انفیکشنس بیکٹیریس فری ہوگا بیکاز اٹ ول بی گرون ان اے کلوز انوائرمنٹ. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو یہ تینوں چیزیں جو میں نے بتائی آنکوجینک پوٹینشیل اور جو اس میں انفیکشس فری ہوگا اینڈ دیٹ ول بی ریئلی یعنی نارملی ریڈ بلڈ سیلس کی ہاف لائف یا لائف 120 ڈیز ہوگی. تو وہ جو بلڈ ہوگا جو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں اس میں کچھ سیلز مر جاتے ہیں کچھ زندہ ہوتے ہیں تو وہ 120 ڈیز تک نہیں جاتے, بٹ دس وہ 120 ڈیز تک جو ہے وہ آپ کو سروائیول دیں گے. اور جو جس طرح ہمارے انوائرمنٹ ہے اس میں ہم دیکھیں ہمارے پاس تھیلیسیمیا کے کتنے پیشنٹس ہیں, ریگولر ریکوائرڈ بلڈ ٹراما ہے, تو اس کے پھر ڈیفینیٹ جو ہے انلمیٹڈ جو ہے اس کی پوٹینشیل ہے ونس اف یو سکسیڈ. اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, یو نو آغا خان ہاسپٹل, آئی ایم ورکنگ دیئر, اٹس اے ورلڈ ریناؤنڈ یونیورسٹی, وی ہیو دا اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز ٹو ڈو دیٹ کائنڈ آف ریسرچ. وی ہیو آلریڈی ڈن, we have a very dedicated people of scientists who have been working day and night at the Center for Regenerative Medicine and Stem Cell Research, which is specifically using stem cells to do all these different type of diseases. تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ بھی وہ جو ترک ہسبینڈ وائف ہیں جرمنی میں جی جی جنہوں نے کووڈ کی ویکسین بنا کے بلینئر بن گئے, جی, تو کیا ہم بھی اپنے سامنے ایک بلینئر ڈاکٹر حسن دیکھ رہے ہیں؟ if it's a very ambitious project, but sir, if we are successful and if we are thinking in the right way, and which I think we are, تو یہ جو ہے it will revolutionize the field of stem cell biology, definitely. یہ کسی جگہ دنیا میں ہوا ہے یہ چیز؟ سر یو کے میں ایک جو برمنگم یونیورسٹی ہے ان کے ساتھ ہماری تھوڑی بہت کلیبریشن بھی ہے. انہوں نے صرف ایک ابھی ٹرائل کیا ہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے سمپل سٹیم سیل لیے ہیں بون میرو سے اور ان سٹیم سیلز کو کلچر کر کے انہوں نے بلڈ بنایا اور وہ بلڈ ابھی انہوں نے صرف 5 جو ہے والنٹیئرس کو انجیکٹ کیا. ناؤ دے آر یعنی وہ اس کو اسکرین کر رہے ہیں فور اے ٹائم پیریڈ کہ کیا ہے کوئی ایڈورس ایفیکٹ یا کوئی اس طرح کا تو نہیں. امورٹلائز نہیں کیا سر, نو بڈی ہیو ڈن دیٹ. اس میں نے بتایا نا سر پرابلم ہے وہ, تو دیٹس وائی وی آر یوزنگ دس الٹرنیٹیو اپروچ آف یوزنگ mRNA. ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹیم کیسی ہے, کون لوگ ہیں آپ کی ٹیم میں؟ سر آئی ہیو ڈاکٹر افسر میاں, وی آلسو پریزنٹڈ ان دا VC فورم لاسٹ ایئر, آپ بھی وہاں پہ تھے سر, تو وی پریزنٹڈ دیر آور ورک ایز ویل. We are working to use druggable CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas another technology ہے which is editing technology. Just like scissor آپ کٹ کر لیتے ہیں تو جو میوٹیشن آتی ہیں تیلیسیمیا کے پیشنٹ میں یا اور جینیٹک ڈس آرڈر ہوتی ہے تو اس میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, we use druggable CRISPR-Cas, ایک ڈرگ ہے. اگر آپ سے میں سادہ الفاظ میں پوچھوں کہ آپ کو اگر ہم یہ گرانٹ دیں جی سر, تو اس کا کیا پے آف کیا ہے؟ پے آف تو سر یہی ہے کہ ونس اف دس از سکسیزفل وچ وی تھنک آر, تو وہ جو ہے دین دا نیکسٹ فیز ول بی آف کورس گوئنگ ٹو دا کلینکل ٹرائلس اینڈ دین اس کو سر کمرشلائز کریں گے. اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ ذرا عام لوگوں کو بتائیے. فائدہ سر یہی ہے اگر ہم لیبارٹری گرون ریڈ بلڈ سیل بنا رہے ہیں تو وہ ایک تو جو ہے سر آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کو پھر ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن ان کو ضرورت نہیں پڑے گی. اگر فار ایگزامپل کوئی تیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے اور اس کو آپ بلڈ دے رہے ہو تو دین ہی ول ریکوائر بلڈ ٹرانسفیوژن آفٹر 128 ڈیز, ناٹ لائک آفٹر 2 ویکس اور 1 منتھ. تو ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا سر ٹراما کے کتنے پیشنٹ آتے ہیں جن کو ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر ریڈی بلڈ ہوگا. What is the amount of funding which we are asking? We requested roughly around 19.6 million. And what will you use that specific money for? For consumables. There is nothing else because mostly our salary and salary of my staff will be covered from the university, which I already mentioned. تو وہ صرف کیمیکلز اور کنزیومیبلس کو خریدنے میں ریسرچ کے لیے. جی سر. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ اگر یہ آپ اس میں سکسیزفل ہوتے ہیں تو یہ ایک بریک تھرو انوویشن ہوگی ان ہیلتھ, رائٹ؟ تو اس کی اگر اس کی کوئی انٹرنیشنل پریسیڈنس نہیں ہے تو یو ول بی دا فرسٹ ان دا ورلڈ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس, رائٹ؟ سو فار آئی نو نوبڈی ہیز ڈن اچھا, تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اس مطلب ول یو نیڈ
a patent Yes, and then definitely. accreditation, all Yes. वो सारी चीज़ें before it Yes. gets commercialized into Of healthcare? course, yeah. First, if we will use this mRNA technology to patent this technique, nobody has done that, to use mRNA to immortalize and then produce red blood cells. There are several other methods available हैं जिसके थ्रू लोगों ने किए, लेकिन उसमें बहुत सारे problems हैं. I think it's a yes for me. आई थिंक ये तो अगर इतनी कटिंग एज रिसर्च है तो वी शुड इन्वेस्ट. जी Yes. जी आई थिंक डॉक्टर साहब आप जो काम कर रहे हैं वो यकीनन एक ब्रेक थ्रू लीडिंग एज पे काम कर रहे हैं और आई वुड से कि आपकी बैकग्राउंड और पर्टिकुलरली आपका इंस्टीट्यूशन हैज़ ए नेम जी जी एंड वी कैन ट्रस्ट के वहाँ पे जो रिसर्च आप करेंगे वो वर्ल्ड क्लास होगी इंशाल्लाह. और रिसर्च भी बड़ी हद तक उसी तरह है जिस तरह एडवर्टाइजिंग में डेविड ऑगलेवी की एक बड़ी मशहूर कोट है. उसने कहा कि द प्रॉब्लम विद एडवर्टाइजिंग बजट इज़ हाफ ऑफ इट वर्क्स and half of it does not work. But the trouble is you do not know which half works. So the research पे भी आप one tries and you know sometimes it clicks, sometimes it does not click. But I think with your background और जो आपका जितना clarity है, I think it's worth taking that chance. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. मुबारक हो आपको. Another contestant is coming out. Let's see कि वो क्या कहते हैं अपने एक्सपीरियंस हमारे नेशनल टेलीविजन के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनोवेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या प्रोडक्ट लेकर आए थे और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा. तो जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? मैं कराची आगा खान हॉस्पिटल से आया. ये बताएं हमारे जजेस का इस आइडिया के बारे में क्या कहना था. They liked it very well और आई होप कि मैं उनकी जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया कि मैं उस पर पूरा उतरूँ और उस प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करूँ. बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट. मेरा नाम शहजाद मुस्तफ़ा है और मैं मास्टर्स हूँ डिजिटल ऑटोमेशन और टेलीकम्युनिकेशन में अमेरिका से. मैंने एमएस किया है आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर. मेरा सारा जो बैकग्राउंड है, आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड 30 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. मैंने एरिक्सन, नोकिया और हुवावी के थ्रू 30 मुल्कों में इंजीनियर्स को पढ़ाया है और वहाँ पे ये जो मोबाइल फ़ोन सिस्टम है ये लॉन्च किया और आईओटी यूज़ करते हुए मैंने डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं. रिसेंटली मैंने पाकिस्तान में जो 4G टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है और जो फर्स्ट 2G से LTE की तरफ कन्वर्जन थी, जो अमेरिका और पूरी दुनिया से 6-7 लोगों की टीम आई थी, आई वाज वन ऑफ देम हु लॉन्च्ड 4G ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2G to direct LTE. I was the part of that team. इसके अलावा 2016 में due to some family reasons I got the golden handshake because वारिद and जो जैज़ का मर्जर हुआ था और मेरे वाले साहब की डेथ हुई थी, तो I traveled back to my home country which is बूरेवाला. लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरे आगे बेशुमार चैलेंजेस थे कि मैं अपना नॉलेज, अपना इल्म, अपना एक्सपीरियंस यहाँ के लोगों को कैसे मुंतकिल करूँ और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नया करके दिखाऊँ. तो मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज को देखते हुए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर रहते हुए हमने लोगों से यानी कि सिविल सोसाइटी से फंडिंग अरेंज करते हुए हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए जिसको बहुत ज़्यादा एडमायर किया गया. और एक उसमें प्रोजेक्ट था सेफ सिटी प्रोग्राम. सेफ सिटी क्या था कि हमने क्राइम को रोकते हुए पूरी जो पाकिस्तान यानी कि जो जितने भी एंट्रेंस एरियाज़ थे वहाँ पे हमने इसको लॉन्च किया और इसको एक सेंट्रलाइज नेटवर्क के थ्रू किया. लेकिन वहाँ पे बैठते हुए हमें एक और हमने प्रोजेक्ट किया, वो था वेस्ट मैनेजमेंट का. हमने वहाँ पे डिफरेंट डस्टबिन्स लगाए. डस्टबिन्स लगा के जब हमने देखा कि वहाँ पे जब वो फिल हो जाते थे तो लोग बाहर फेंकना शुरू कर देते थे, जिससे हेल्थ और एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे. इवन के कुछ लोगों ने उनको उखाड़ फेंकना शुरू किया. तो
ہم نے اس کو مزید سمارٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو انوویٹو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم یوزنگ IoT ڈیوائسز اینڈ انٹرنیٹ اس کو متعارف کروائیں. یہ سسٹم کیا کرے گا, ایک پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا. اس انفراسٹرکچر کے تھرو ہم ڈفرینٹ IoT سینسرز یوز کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جو ڈسٹ بنز ہیں ان کے گاربیج لیول کیا ہے, ان میں وٹ ٹائپ آف گاربیج اویلیبل ہے اور اس کی کیا ہیلتھ ہیزرڈس ہو سکتے ہیں. اس کے مطابق ہم اس کے روٹس کو ڈیفائن کرتے ہوئے وہاں سے وہ گاربیج کلیکٹ کروائیں گے اور کلیکٹ کرواتے ہوئے اس کو کسی سیف جگہ پہ ہم ڈمپنگ بھی سجیسٹ کریں گے. تو یہ بیسیکلی ہمارا جو انوویٹو پروجیکٹ جو ہم نے کرنٹلی ریپریزنٹ کیا ہے, اس کا مقصد جو ہے کہ ہم ایک پورے کا پورا سسٹم ایسا لانچ کریں جو کہ بالکل نئی چیز ہے, کہ جس کے تھرو ہم نہ صرف کاسٹ ایفیشینٹ بلکہ ہم جو میونسپلٹیز اور دوسری جو کارپوریشنز ہیں ان کو آن بورڈ لیتے ہوئے ان کے لیے یہ ایک نیا سسٹم کریں تاکہ ہمیں سڑکوں کے اوپر بکھرے ہوئے گند نظر نہ آئے. اس پورے ایکو سسٹم کا ریونیو ماڈل کیسے بنائیں گے؟ ہاں, یہ بہت اچھی, یہ جو ہمارا مین فوکس تھا اس کے اوپر یہی تھا. دیکھیں ہم نے 3 چیزوں کے اوپر فوکس کیا ہے. ایک ہم ڈائریکٹ ریونیو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں, اور دوسرا ہے انڈائریکٹ, ٹھیک ہے, اور تیسرا ہے تھرو تھرڈ پارٹیز, کہ ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ یعنی کہ جو کہ اس ایریے سے بلانگ نہیں کرتی لیکن ان کے ساتھ کیسے انکارپوریٹ کریں. سب سے پہلے تھا ڈائریکٹ, کہ ہم اپنے پورے سسٹم کو وہاں کی میونسپلٹیز یا جو کارپوریشنز ہیں ان کے ساتھ کانٹریکٹ کریں کہ بھائی ہم آپ کو یہ والی سسٹم دے رہے ہیں, ہم آپ کی ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر اپنا سسٹم لگائیں گے یا ہم آپ کو نئی ڈسٹ بنز دیں گے. وہاں سے ہم آپ کو پوری ڈیٹا کلیکشن کریں گے. ڈیٹا کلیکشن کے تھرو ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کی گاڑیاں اور ہماری جو موٹر سائیکلز یا گاڑیاں ہیں وہ کن روٹس کے تھرو میکسیمم پہنچ سکتی ہیں, اور کتنی دیر پہلے آپ کو انٹیمیٹ کیا جائے کہ آپ پرٹیکولر اس جگہ بھی پہنچیں, بجائے کہ آپ روز ایک راؤٹ سے شروع ہوں اور ہوتے ہوتے فیول اور اس طرح کی بے شمار دوسری چیزوں کو ضائع کرتے ہوئے آپ کریں. آپ سمارٹلی اس کے اوپر کام کریں. اچھا, جب ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہوگا جس میں ہمارے اینٹیناز ہیں, وائی فائی سسٹم ہے, IoT ڈیوائسز جو لگ چکی ہوں گی, اس میں ہم نے جو IoT ڈیوائسز یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ 3 ٹائپس کی ہیں. نمبر 1 وہ ہمیں بتائیں گی کہ آپ کی جو ڈسٹ بنز ہیں وہ کس لیول تک فل ہو چکی ہیں. نمبر 2 وہ ہمیں بتائے گئے سینسرز کہ اس میں کس ٹائپ کا جو گاربیج ہے وہ کس ٹائپ کا ہے. لائک ہاسپٹلز تو نہیں اس کے اندر کر رہے, اس میں ہیزرڈس تو نہیں ہیں. اور تیسرا ہم اس کے اندر جو کریں گے وہ کریں گے انوائرمنٹل میں یہ ہوگا کہ ٹیمپریچر سینسرز, فلڈنگ سینسرز, جس میں ہم میونسپلٹیز اور دوسرے لوگوں کو یا جو بھی وہاں پہ ہوں گے ان کی ہیلپ کریں گے کہ بھی یہاں پہ فلڈ ہے, یہاں پہ پانی ہے, آپ کے وہ کام نہیں کر رہا. تو یہ چیزیں جب ہم ان کو ریلائز کروائیں گے تو اس کے اوپر ہم کریں گے. اچھا, اس کے اندر ہم نے جو اگلا فوکس رکھا ہے وہ اسکیلیبلٹی کا رکھا ہے کہ ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہوگا, ہمارے نیٹ ورکس ہو چکا ہوگا, ہم سمپل جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ہم ان کو اٹریکٹ کریں گے. سو بیسکلی آپ ایک انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں نا. دس از انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم از پارٹ آف اٹ. اچھا, لیکن جو فزیکل فیسلٹیز ہیں اس کی ٹرانسپورٹ اور کلیکشن پوائنٹس ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. جی بالکل اس کا از دس لائک اے 360 ڈگری سولوشن یا اس سے کمپلیٹ 360. ہم کیا کریں گے انیشیل لیول پہ ہم جو لوڈنگ ڈمپنگ جو موٹر بائکس ہیں گورنمنٹ اپروو جو ہیں جو کہ ڈفرینٹ میونسپلٹی یوز بھی کر رہی ہیں, ہم وہ بھی اپنے خریدیں گے. اس کے علاوہ ہم جو سمارٹ ڈسٹ بنز ہیں وہ بھی خریدیں گے, اور اس کے علاوہ جو ایگزسٹنگ ڈسٹ بنز ہیں ان کو سمارٹ کیسے بنانا ہے. دیکھیں نا بہت ایکسپینسو نہیں سر, اس کا میں نے سولوشن ہے. جی نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک جو ڈسٹ بن سمارٹ ڈسٹ بن ہوم کے لیے گھر کے لیے تیار ہوتی ہے وہ 12 سے 14,000 روپے کی ہے, جس کے اندر تمام سینسرز اور چیزیں لگی ہوتی ہیں. جو کمرشل ڈسٹ بن ہے وہ 50 to 60,000 میں تیار ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک بڑا اچھا جو شعبہ چنا ہے, چونکہ ہمارے شہروں کے اندر میونسپل سروسز ایک بہت بڑا کرائسس ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ
हमारे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट्स का कमज़ोर होना है जी और हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसका मुस्तकबिल इसी पे है कि हम कितने मजबूत, कितने फ़ाल लोकल गवर्नमेंट्स को और म्यूनसिपल इदारों को कायम करते हैं। जी ऐसे तो ये जो आपने सारा प्रोजेक्ट दिया, मेरा ख्याल है इसका बड़ा क्लोज फिट है उन फंक्शन से कि जो आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या बल्दिया बूरे वाला की परफॉर्म कर रही है और उसे करना चाहिए, और इसके लिए उनके पास फंड्स भी हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली से कि आप अगर वहाँ इंतज़ामिया से उनकी जो बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे कांटेक्ट करें, वी विल आल्सो सपोर्ट यू टू हुक अप विद देम। और अगर बुरे वाले आपकी बात ना माने तो नारोवाल आ जाए, वहाँ डीसी से कह के वहाँ पे ही आपकी सर्विस चालू करा देंगे। वेरी गुड, सही कह रहे हैं। लेकिन पंजाब में डीएफसी जो है ना वो सारी म्यूनसिपैलिटीज़ को इनेबल करता है, उनको अपलिफ्ट करता है, ठीक है। और वो एक्सटर्नल फंडिंग से, गवर्नमेंट की फंडिंग से, पंजाब की फंडिंग से, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से बहुत सारे इनिशिएटिव्स को रोल आउट कर रहे हैं। और अभी उन्होंने रिसेंटली अपनी वेब एप्स सारी म्यूनसिपैलिटीज़ की वेबसाइट्स, उसके ऊपर पोर्टल्स वो सारे डेवलप किए हैं। और वो ये जितनी भी सर्विसेज हैं जो म्यूनसिपैलिटी के अंदर आती हैं उनको अपग्रेड करने की कोशिश करें। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप PMDFC जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं और सबसे पहले उनसे बात करें बिफोर इवन टॉकिंग टू लोकल म्यूनसिपैलिटी। तो PMDFC यू कैन सर्च इट, मुझे उसका पंजाब म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन समथिंग लाइक दैट इस तरह है, आप ज़रूर देख लें। और एक और सजेशन ये भी है कि अगर लोकल जो एक गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी है, अगर उनके पास वो फंड्स नहीं है लेकिन आपका सिस्टम इज़ अ सिस्टम जो आपने मेंशन भी किया कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं दे आर आल्सो इंटरेस्टेड या उनको भी उस टाइप की एरिया को भी केटर कर सकता है, तो यू कैन गो एंड यू नो गो टू देम बिकॉज उनके पास वो फंड्स हैं कि वो आपके सिस्टम को प्रोक्योर कर सकते हैं। वंस यू हैव अ सक्सेसफुल sale and then you come and say कि now we want to sell it to the government, you'll have a case. हम चाहते हैं चूँकि हमारे महदूद फंड्स हैं उन एरियाज़ के अंदर फंडिंग करें कि जहाँ पे कोई अल्टरनेट फंडिंग नहीं है, और उनका एक कमर्शियल केस बिल्कुल तैयार है जो रोल आउट होके सस्टेनेबली चल सकता है। तो इसलिए आपके आइडिया के साथ हमें इख्तलाफ नहीं है, चूँकि इसके लिए हम समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत के अपने निज़ाम में फंडिंग मौजूद है जिससे आप इस काम को बढ़ा सकते हैं। लिहाजा इधर से फंडिंग करने का मकसद ये होगा कि हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। जी, इसका नाम है पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी। ठीक है, गुड लक, थैंक यू जी। Another contestants हमारे बाहर आ रहे हैं, देखते हैं कि उनके चेहरों पे क्या है, मुस्कान या मुस्कान ही नजर आ रही है। वैसे तो इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है। आप तीनों कोलीग्स हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, सो मुझे ये बताएं हमारे जजेस का रिस्पांस क्या था? ये कहा कि आपको पंजाब गवर्नमेंट को टच करना चाहिए, तो चूँकि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये पंजाब गवर्नमेंट का चैप्टर है, तो हम चाहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को ही देखना चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक, सो मतलब कि वो आपको कोलैबोरेशन के लिए वो इन टच करवा दूसरे डिपार्टमेंट को। इनोवेशन हब में वक्त एक ब्रेक का, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ। एक फितना था, बर्बादी थी, सुनामी एक नाकामी थी। कौम ने ये पहचाना है एक गलती थी, ये माना है, उस दौर में अब नहीं जाना है। बदल चुका है दौर, यहां होगा खुश मजदूर किसान, नगर नगर इंसान, यहां सब बच्चे बूढ़े और जवान। आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़े।
हर फर्द इदारा काम करे, पाकिस्तान स्पीड पे मान करे। तरक्की के हर दुश्मन को आंखें दिखाए नाकाम करे, फिर हर सू खुशियां राज करें। दयानत, मेहनत, हिम्मत के इन जज्बों पे सब नाज करें। उम्मीद, तरक्की ख्वाब भी हो, इल्म हुनर कामयाब भी हो, दुनिया में मुमताज भी हो, खुशियों से आंगन शाद भी हो। आओ एक बने और अज़्म करें। आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़ें, आओ आगे बढ़ें। आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़ें, आओ आगे बढ़ें। एक बार फिर से आपको इनोवेशन हब में खुशामदीद कहेंगे। द फर्स्ट एवर रियलिटी शो बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसमें हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ें। अभी बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट। This is Shagufta Alia from Chitral, and today I'm here for representing my title of project, that is Chitral Education Empowerment Program. And with me is Saeed Karim Sajjad. He's member of our project. उसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम हम फोकस करना चाह रहे हैं, दैट इज़ एजुकेशन डिस्पैरिटी। हमें पता है कि पाकिस्तान में सोशल क्लास में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें ये कि प्रिविलेज क्लास भी है एंड लोअर इनकम फैमिलीज़ भी हैं। जो प्रिविलेज क्लास है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो जाते हैं टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन मिलता है, और जो लोअर क्लास हैं उनके लिए लेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो जो टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इवन लेस देन 1% उनका शुमार है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बेड रॉक है किसी भी चाइल्ड की, उसकी एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए या उनकी लाइफ जर्नी के लिए, और वो एजुकेशन जो है उनकी मदर टंग में होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली चित्राल में ये कि प्राइमरी एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं 129 में से उनमें 66 जो है उनमें ये कि जस्ट 2 टीचर्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स और 5 क्लास को वो पढ़ा रहे हैं। तो कैलकुलेशन हम करें तो इट्स लेस देन 13 मिनट्स एक क्लास के लिए। हम चित्राल के टॉप जो क्रीम टीचर्स हैं उनको हम रिक्रूट करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, और वो क्या करेंगे, जो प्राइमरी एजुकेशन जो KPK का करिकुलम है उसके जो जो उनका सिलेबस है A to Z 5th क्लास तक प्राइमरी एजुकेशन का, उसकी वीडियोस बनाएंगे, और उन वीडियोस को हम अपने ऑनलाइन अपने वेबसाइट्स और डिफरेंट हमारे जो पोर्टफोलियोज है उनमें हम अपलोड करेंगे। उससे ये होगा कि स्टूडेंट्स को अपने पेस में ही उनको फ्री एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। और कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे एरियाज़ हैं अपर चित्राल में जिनमें इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। उन इंस्टीट्यूशंस के लिए हम ये सोच रहे हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू 40 गवर्नमेंट स्कूल्स को हम कंप्यूटर सेटअप्स, उनके लिए प्रोजेक्टर्स और दूसरे हमारे जो साउंड सिस्टम्स हैं हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और ये जो वीडियोस जो हमने टॉप टीचर से, अकम्प्लिश टीचर से हमने बनवाया होगा, उनके लिए उनके क्लासरूम में ईजिली और फ्रीली एक्सेसिबल होंगे, और उन स्टूडेंट्स के लिए वो अपने घर भी वो ले जा सकते हैं और घर जाके भी उनको वो एक्सेस कर पाएंगे। और इसके लिए हमने अप्लाई किया था क्योंकि हम समझते हैं कि अगर एक स्टूडेंट को उनकी मदर लैंग्वेज में जो वो साइंस है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है, वो उनको बेहतर समझ सकते हैं। और जो लो इनकम क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो आके अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं जो एलीट स्कूल से आते हैं, अच्छे स्कूल से आते हैं, उनके साथ वो कम्पीट कर पाएंगे। तो इस गैप को कम करने के लिए हम ये जो है प्रपोजल हमने दिया हुआ है। एज यू मेंशन्ड कि आप वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे चित्राल की टीचर्स के साथ, राइट? और फिर आप 40 स्कूल्स हैं उनको आप इक्विप भी करेंगे, तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रांट व्हिच यू आर आस्किंग? हमने 19.75 मिलियन के लिए अप्लाई किया है, और 1 मिलियन जो है एक चित्राली बिजनेसमैन है जो कि अमेरिका में होता है, उसने वो किया था कि मतलब मैं डोनेट करूँगा। वो हमें 1 मिलियन प्रोवाइड करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए।
اور یہ آپ ایپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یا ویب بیسڈ سولوشن ہوگا؟ نہیں اصل میں ہم یہ ویب سائٹ بنائیں گے اور جن جگہوں میں انٹرنیٹ فیسلٹی ہے وہ وہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں, اور جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے وہاں پہ ہم کمپیوٹرز دے رہے ہیں جہاں سے اسٹوڈنٹس اپنے ساتھ USB میں لے کے جا سکتے ہیں. اور سسٹینیبل ماڈل, آپ اس کو گرانٹ ختم ہو گئی, آپ نے ویڈیوز بنا لی, واٹ از یور بزنس ماڈل کہ آپ اس کو سسٹین کیسے کریں گے؟ اصل میں ہم جو گاؤں میں جن اسکولس کو ہم یہ دے رہے ہیں, یہ ویڈیوز جو دے رہے ہیں, اس میں اصل میں گاؤں کے لیول پہ پیرنٹ ٹیچرز ایسوسیشنز ہوتے ہیں. جو پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن سے ہم اصل میں اس پروجیکٹ کو اونرشپ جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی لیپ ٹاپ خراب ہو گیا یا جو کمپیوٹر خراب ہو گیا یا کوئی ساؤنڈ سسٹم خراب ہو گیا تو وہ خود سے پیسے اکٹھے کر کے اس چیز کو پھر ریپیئر کر کے رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہم ویب سائٹ میں ڈال رہے ہیں یا یوٹیوب چینلس میں جو ڈال رہے ہیں وہ تو ہر کوئی ایکسیس کر سکتا ہے. اس حساب سے یہ سسٹینیبل ہے. اور جو اسکولس کی بات آپ نے کی وہ کتنے ایکوپڈ ہیں آلریڈی یا نہیں ہیں؟ جن ایریاز میں انٹرنیٹ ہے ان کے لیے ہمارے پاس جو چترالی کھوار لینگویج میں جو ویڈیوز ہیں ان کے لیے ہم یوٹیوب اور اپنے اس میں ڈالیں چینل میں تاکہ وہ ایکسیس کر سکیں گے, ان کے پاس انٹرنیٹ ہے. اور ہم ان اسکولس کو اکیوپ کریں گے, 40 گورنمنٹ اسکول کو انیشیلی ہم پلان کریں کہ ان کو اکیوپ کریں جن میں انٹرنیٹ فیسلٹی بالکل بھی نہیں ہے. آپ کا مطلب بہت اچھا آئیڈیا ہے اور تعلیم کے لیے تو جتنا بھی کیا جائے اتنا کام ہے. یہ بتائیں کہ یہ گرانٹ آپ کو جب ملے گی تو اس کے بعد آپ کا یہ کام سسٹینیبل کیسے ہوگا؟ سر اصل میں اس کے علاوہ بھی ہم دوسرے آرگنائزیشنس کو اپروچ کریں گے, گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہو گئے یا NGOs ہو گئے. ایک دفعہ آپ کا پورٹ فولیو بنتا ہے تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ریسنٹلی ہم نے یہ نیشنل انوویشن جو ایوارڈ ہے پرائم منسٹر اس کے لیے اپلائی کیا تھا جو سسٹینیبل کمیونٹی لائبریریز بنانے کے لیے, اور وہ ہم نے جیتا تھا. اور ہم وہاں پہ 4-5 جگہوں میں کمیونٹی لائبریریز بھی بنا رہے ہیں چترال میں جو فر فلنگ ایریاز ہیں. اس میں جو آپ نے بات کی اس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ آپ اپنے اس والے آئیڈیا کے لیے اسینشلی گرانٹ فنڈنگ کا ایک سسٹینیبل ماڈل بنانا چاہتے ہیں جہاں آپ کو ون آفٹر دی ادر فرام ون ایونیو اور دی ادر آپ کو گرانٹس ملیں گی جو آپ کے اس پروجیکٹ کو سسٹین کریں گی. اصل میں یہ ایک سوشل پروجیکٹ ہے. دی فرسٹ تھنگ آپ کرتے کیا ہیں آپ دونوں؟ میں نے اصل میں BS اکنامکس پڑھا ہے اور I'm working with an NGO as a civil society officer. سو دیکھیں یہ ہے نا, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پش کریں یا انکریج کریں سٹیزنز کو کہ وہ ایک کٹنگ ایج فرنٹیئر جو ہے نا انوویشن کی ہر شعبے میں. اب دیکھیں پروفیسر یونس صاحب کا آپ نے شاید نام سنا ہو, انہوں نے ایک غریب طبقے کو انہوں نے دنیا پہ ثابت کر دیا کہ اٹ کین بی اے وائبل مارکیٹ اپنے گرامین بینک کے تھرو. اب اس کا مطلب یہ کہ کہیں اگر غربت ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہاں پہ ایک فائنینشیل انوویشن نہیں ہو سکتی. تو انہیں بہت بڑی مثال قائم کی. تو ہم انکریج یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سوشل پروجیکٹ سے آگے جا کے ہم ایسی انوویشن سوچیں چاہے وہ کسی بھی علاقے کے ہوں جو ایک پائیدار سسٹینیبل ماڈل میں ایک پرابلم کو سالو کر سکے. لیکن آئی تھنک تھوڑا سا آپ کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو آپ اس انداز میں اس کو بنا سکیں کہ جو پھر ایک وہاں پہ ایک میجر امپیکٹ بھی لے کے آئے اور سسٹینیبل بھی ہو. آپ نے جیسے خود ہی کہا اٹس اے سوشل پروجیکٹ, اوبویسلی نظر آتا ہے سوشل. یہ ہے کہ ہم یوٹیوب سے پیسے کما سکتے ہیں اس میں. نہیں یوٹیوب سے آپ اتنے کم پیسے ہوں گے آپ اس میں نہیں کچھ مارکیٹ کو کماؤ ہم گے. ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ 7.5 لاکھ کی آبادی ہے وہاں پہ. آپ کے اس کام کی قدر کرتے ہیں ہم, بہت اچھا ہے. لیکن ہمارے پیش نظر وہ پروجیکٹس ہیں اس فنڈ سے کہ جن کو کیا جائے تو وہ خود بخود سسٹین کریں, ان کو دوبارہ گرانٹس کی ضرورت نہ پڑے, اور جسے کہتے ہیں نا سوشل انٹرپرینورشپ, کہ آپ سوشل ایشو کو بھی ایڈریس کریں اور اس کے اندر ایک انٹرپرائز لے کر آئیں جس سے وہ سیلف سسٹیننگ بیسس کے اوپر چلتا بھی رہے اور ایک امپیکٹ بھی کریٹ کرے. تو اس حوالے سے آپ اگر تھوڑا سا مزید غور کریں اور دوبارہ آئیں تو شاید اس میں بہتر اپرچونٹی ہوگی کہ اس کو ہم سپورٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. thank you so much. سو جانتے ہیں جی, دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کہا ان کو ججز نے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا پروجیکٹ سوشلی تو اٹ از ویری گڈ, بٹ آپ لوگ اپنے پروجیکٹ میں کوئی جو سسٹینیبلٹی لے آئیں, کیونکہ آپ لوگوں کی ارننگ اس میں نہیں ہوگی اور فیوچر میں یہ فائنانشلی سسٹینیبل نہیں ہوگی, تو
आप लोग नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें. लास्ट कंटेस्टेंट को बुलाने से पहले आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, और पाकिस्तान में खासतौर पर जब आप चित्राल की तरफ जाते हैं तो शंदूर का मेला जो है वो जरूर अटेंड करें, और इसके अलावा कैलाशी कम्युनिटी कैलाश जाके भी विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वो कम्युनिटी है जो दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ आपके पाकिस्तान में ही पाई जाती है. बुलाते हैं आज के लास्ट कंटेस्टेंट. मेरा नाम मलिहा सफदर है और मैं कंपनी है एक हमारी प्राइवेट लिंक्स इन्फोसेक, वहाँ उससे बिलोंग करती हूँ. ये जो कंपनी है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड एवेल्यूएशन सोल्यूशन प्रोवाइड्स करती है फॉर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. विद मी इज़ माय टेक्निकल टीम. ये सारे साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स हैं एंड प्रोफेशनल हैं. सर बेसिकली हमने जो अपना जर्नी स्टार्ट किया वो NCCS से स्टार्ट किया, जिसको सर ने इनिशली बिगिन किया था, और उससे हमने 3 इयर्स में स्टार्ट करके अब हमने अपनी एक कंपनी बनाई है जिससे हम फिर आगे ऑडिटिंग सॉल्यूशंस वगैरह और ऑडिटिंग सर्विसेज वगैरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करते हैं. जो फॉर नाउ हमने इसी के अंडर हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स कंडक्ट किए हैं, और हमने जो है अपने टूल्स को यूज़ करते हुए एक अच्छे उनको रेमेडियल मेजर्स दिए हैं जिनको यूज़ करते हुए वो जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का साइबर सिक्योरिटी पोस्चर है उसको बेहतर बना सकते हैं. तो जो मेरा आज का प्रोडक्ट है वो बेसिकली है मेन मोटिवेशन है इज़ टूवर्ड्स दी साइबर सिक्योर पाकिस्तान, और मैं प्रपोज कर रही हूँ साइबर सफेयर. उसमें हमने ये किया है, हमने एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाया है जिसमें हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एंड पॉइंट्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिवाइसेस हैं और हमारा नेटवर्क है, हम उसको पूरा ऑडिट करते हैं और उसके अंदर से हम लूप होल्स निकालते हैं कि उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें जिससे हम साइबर अटैक्स जो हैं पॉसिबल हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से नेटवर्क इंट्रूजन पॉसिबल है, और फिर हम आपको स्टेप्स, ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेप्स बताते हैं कि आप ये कंट्रोल्स अडॉप्ट करें जिससे है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइबर सिक्योरिटी पोस्चर जो है वो बेहतर हो सकता है. और सर इसकी जो हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है वो ये है कि ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, हमने लैब में खुद डेवलप किया, उसके बाद हमने R&D पे किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमने पहले इसका प्रोटोटाइप प्रिपेयर किया. अब हम इस टूल को मैच्योर कर रहे हैं, इसको हम डिफरेंट जगह पे जाके टेस्ट कर रहे हैं, इसको मैच्योर करें, और नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएं कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इसको डिप्लॉय करें ताकि वहाँ पे वो 1 क्लिक पे अपने इंटरनल ऑडिट्स खुद कर सकें और टाइमली आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स वो देख सकें कि हम साइबर सिक्योरिटी के उसमें अभी हमारा क्या स्टेटस है, हम कहाँ पे लाइक करें. तो ये बेसिकली मेरा प्रोडक्ट है. थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं, ये नेटवर्क साइट पर होगा या ये वेब एप्लीकेशंस को, होस्टिंग सर्विस को आप स्कैन करोगे, किसको करोगे? सर इस तरह से है कि जो हमारा इनिशियल सेटअप था उसमें हमने स्टैंड अलोन सारी टूल किट्स बनाई हैं. वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के लिए भी, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के लिए भी, आपके एंड डिवाइसेस के लिए, आपके सर्वर्स के लिए, ठीक है, आपके होस्ट वगैरह के लिए, आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस जिसमें फायरवॉल्स, राउटर, स्विचेस वगैरह आपके आते हैं. अब हम क्या करें, अब हम उनको इंटीग्रेट करके 1 प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ताकि ऑन 1 क्लिक वो सारी कमांड्स भेजे, अपने एजेंट्स भेजे, और एजेंट जो है हर जगह से डाटा गेट करके आपको कंसोलिडेटेड एक जगह पे उसकी पूरी रिपोर्ट आपको दे दें, और आप उस रिपोर्ट को स्टडी करते हुए फिर फर्दर हम उसमें रेमिडिएशंस भी प्रोवाइड करते हैं. तो आप देख लें आपका फिलहाल सिक्योरिटी स्टेटस क्या है, वो एक पाई चार्ट्स आपको दे देता है, आपको बता देता है कि इतनी आपकी हाई रिस्क वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इतनी लो रिस्क है, इतनी मीडियम रिस्क है, और इतने % आप कंप्लायंस आपकी सही हुई है. टीम का भी तारुफ कराना, क्या क्या इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं और बैकग्राउंड हैं? सर ये शुमाइल वसीम अब्बासी हैं. सर मैं बेसिकली साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी हूँ. हम लोग जो इस टूल से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो इसके साथ साथ थ्रेट इंटेलिजेंस भी है. मैं आपको साथ एहसान से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ. ये भी साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, हमारे साथ टेक्निकल टीम के लीड हैं, और सर सैफ हैं, ये साइबर सिक्योरिटी में रूटेड हैं, और हमारे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी हैं जो हमारे बिजनेस को देख रहे हैं और बाकी चीज़ें भी साथ, चूँकि इनको साइबर सिक्योरिटी का भी टच है तो दोनों फील्ड्स को ये साथ. हम लोग जो हमारी कंपनी है इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर नस्ट होल्डिंग्स, और हम खुद ही भी नस्ट के स्टूडेंट्स हैं. CEO कौन है? आप हैं? डॉक्टर हैदर अब्बास. Can I ask from a layman point of view कि आपका जो solution है, जो state of the art solutions हैं, और I understand कि आप you're catering to businesses and companies, तो as a business why would I consider you as opposed to जो आपके cyber security leader state of the art solutions हम मुझे दे रहे हैं? How are you different? What is it that they're not offering? इसमें हम लोग एक पहली बात तो ये है कि हमारे जो नॉर्मल पीपल हैं, जो ले मैन हैं, जो गवर्नमेंट में काम करें, प्राइवेट एंटिटीज़ में, उनको सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का उस तरीके से आइडिया नहीं है. ठीक है, इशू ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारे जो विंडोज़ लिनक्स वगैरह होते हैं उनमें इश्यूज़ होते हैं जिनको कैटर फॉर नहीं किया जाता, और बाद में वो हमारे लिए वबाले जान बन जाते हैं जिसमें हम लोग हैक हुए होते हैं, हमें पता भी नहीं होता.
इसकी मैम एक छोटी सी एग्जांपल है, जिस तरह मेरा टूल है वो आपको ये बता देता है कि आपके जो सिस्टम है ना उस पर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर कौन कौन से रन हो रहे हैं। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर में बेतहाशा बैकडोर्स, बेतहाशा वल्नरेबिलिटीज होती है, तो आपको वर्जन बता देता है, उसका स्टेटस बता देता है वेदर आउटडेटेड है या अपडेटेड है। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फिर बता देता है कि जो आपका पासवर्ड क्राइटेरिया है वो सही सेट है, आपके सिस्टम पे किसी ने यूएसबी तो नहीं कनेक्ट की है तो किस टाइम किया, आपको किसी ने ऑनलाइन एक्सेस तो नहीं ली, रिमोट एक्सेस तो नहीं, आरडीपी हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब ये सब चीज़ें जो है ना एक इनका क्वेश्चन ये था कि दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ना, एंटीवायरसेस हैं, एक्यूनेटिक्स है, ये वो XYZ, तो व्हाई वुड एनीवन ट्रस्ट यू? अच्छा सर, इसमें ना इसमें अभी ये क्या होता है, हमें तो सोल्यूशन अच्छा चाहिए, तो आपकी क्या ऐसी किस तरह आप स्ट्रेंथ शो करोगे? इसकी कोई सर्टिफिकेशंस होंगी, कोई स्टैंडर्डाइजेशन होंगी? आप सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में कहाँ पर खड़े हुए हो? क्योंकि जब आप किसी भी मैच्योर क्लाइंट के पास जाओगे, मतलब अगर तो जो इमेच्योर क्लाइंट है वो तो शायद आपसे सर्विसेज ही नहीं लेगा ना। जो मैच्योर क्लाइंट है वो आपसे पूछेगा कि मैं आपका सोल्यूशन क्यों यूज करूं। तो आप अभी अपनी डेवलपमेंट में किस लेवल पर हो कि इसमें आपके पास क्या सर्टिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन है? सर, इसमें इनिशियली हमने जो NCCS है हमारा नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, उससे उन्होंने QA टेस्टिंग करके उन्होंने अपना एक QA टेस्टिंग का यूनिट बनाया, प्रॉपर टीम हायर की है QA टेस्टर्स की, उन्होंने हमें वैलिडेट करके NCCS ने हमें सर्टिफाइड करा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि प्रोडक्ट से सारे जाएंगे NTISB की एवेल्युएशन के लिए। और आपने इससे कुछ रेवेन्यू भी जनरेट किया? यस, हमने उनसे रेवेन्यू भी जनरेट किया है, लेकिन वो उतना नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट को आगे डिप्लॉयमेंट कर सकें और उसकी आपकी जो सर्विस है उसकी क्या कॉस्ट है? फिलहाल हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो हम फॉर मिनिस्ट्रीज फॉर एवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम NTISB के साथ भी, वो भी डिफरेंट हमें वो प्रोजेक्ट्स और ये चीज़ें देते रहते हैं, तो हम उनके साथ भी काम करते हैं। अभी सर ने जो पूछा था कि हमारा जो टूल है वो क्यों किसी लेमैन को किस तरीके से समझ आएगा, तो अभी और इसकी क्या वो है वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है। अब NTISB ने अभी एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इंटरनेशनल टूल्स जो हैं वो कॉशन से इस्तेमाल करें। और आपकी जितनी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक तरह से डरती हैं इंटरनेशनल टूल से कि उसमें बैकडोर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट और एजेंडाज उनके पीछे चल रहे होते हैं जो आपको कैटर फॉर करने पड़ते हैं अपनी उसमें नेशनल सिक्योरिटी में। फिर लेटर हम उनको मूव करके मार्केट में प्राइवेट सेक्टर और डिफरेंट जो एडवाइजरी है ना वो आज ही आई है, एडवाइजरी नंबर 33 हमें NTISB वालों ने शेयर की थी। वैसे ये जो साइबर सिक्योरिटी है ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एरिया है। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अब जो इसकी कैपेबिलिटी है ना, आप एक हद तक तो सिक्योरिटी बाय कर लेते हैं, एंड ऑफ द डे आपने ये फैसला करना है कि अपनी जो बाग है वो किसके हाथ में पकड़ानी है। ऐसा ही है। सर अगर वो रूटेड नेशनल हो तो कम से कम कुछ कह सकते हैं कि कुछ सेविंग हो सकती है। तो देखिए कोई तो प्राइसिंग मॉडल आपके पास होना चाहिए ना, ये तो दूसरा ये कि आप अपने को डिफरेंशिएट अगर सिर्फ इस बात पे करेंगे कि हम नेशनली इंडिजिनसली, तो इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग वर्ल्ड, सो आपको अपने को डिफरेंशिएट करने के लिए और भी आपके पास मतलब कॉस्ट वाज अ वेरी इजी वन जिस पे आप अपने को डिफरेंशिएट कर सकते थे। नीश होती है उस पे आप अपने को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के जो अगर आप हमें बताएंगे जी ये हमने इसमें इनोवेशन की है, मतलब दिस कम्स अक्रॉस टू मी, लेट मी कंप्लीट, फिर आप जवाब दें। as just a cyber security software that you have developed and it's out there and it's indigenous. हम बेसिकली जो ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ का ऑडिट नॉर्मली या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट होता है उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब वहाँ पे 500 पीसीज लगे हुए और आप उनमें से आपने सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, दैट इज़ वेरी टीडियस टास्क। अब इसको हमने ऑटोमेट किया है, ऑटोमेट करके हमारे एजेंट्स जो हैं या हमारे सेंसर्स जो हैं वो हर कंप्यूटर में मौजूद होंगे और वो वन क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। विद इन 30 और 40 सेकंड्स वो आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के 500 कंप्यूटर्स का दिस इज हाउ एनी साइबर सिक्योरिटी वर्क। हाउ मच कैन यू एक्सपोर्ट? देखिए इस वक्त ये जो एरिया है ना, इसमें यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि जी हम सिर्फ लोकल मार्केट में करेंगे, ये ग्लोबल एप्लीकेशंस हैं सारी, और ये पूरी जो साइबर मार्केट है ग्लोबल मार्केट है, इसमें स्काई इज़ द लिमिट। और हमें ज़रूरत इस बात की है कि वी नीड टू हैव टेक entrepreneurs, we need to have tech millionaires who can earn dollars for Pakistan. तो उसके ऊपर you should have a very clear road map कि what is your competitive advantage और आपके क्या clients हैं जिनको आपने ये sell किया है, किधर आप देखते हो कि फ्यूचर में जो export potential या बाहर के clients आप किस तरह लेकर आ सकते हैं। तो that is what we would like to hear from you. And adding to what Minister Sahab has said,
If I'm running 2 private companies and I have like let's say 40 employees, so what is the cost I have to bear for this particular? देखिए इसी को आप रेप्लिकेट करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने एक कंपनी लेनी है, 100 लेंगे तो ब्रेक इवन होगा, फिर उसको कितना स्केल करेंगे, और फिर उस लिहाज से हमें एचआर भी चाहिए होगा, डिप्लॉयमेंट में जो उनके अलग सैलरीज होगी, उस फिर हर कंपनी के अकॉर्डिंग हमारी हार्डवेयर कॉस्ट अलग आएगी। मुझे बताएं कि आपकी इंडिजिनस प्रोडक्ट के लिए मुझे कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। मैम इस पर डिपेंड करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, आपके एंड डिवाइसेस लाइक आपके जो नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके एंड डिवाइसेस हैं, सर्वर्स हैं, वो किस तरह के हैं और कितनी क्वांटिटी में, आपके एसेट इन्वेंटरी बेसिकली चाहिए होगी, इन्वेंटरी क्या है, तो ये डायरेक्टली इसका जो होगा, जो डेटाबेस होगी, जो कंप्यूटेशन होगी, वो टोटली उस पर डिपेंड करेगी। तो जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होगा उसकी बेस पे हम एक प्रपोजल शेयर कर देंगे कि आपको इतना खर्च पड़ेगा। रफली आप बात करें एक मिड साइज कंपनी है या एक एसएमई कंपनी है, उसके लिए व्हाट इज योर ऑफरिंग? दिस पॉइंट इन टाइम you need to sort of rethink कि आपकी offering है क्या। I would totally agree कि सर ने जो बात की कि standing in a market that is completely global, आप एक indigenous solution offer करके आप उस पर competitive edge नहीं offer कर सकते हैं। So I would really think that maybe revisit कि आपकी offering है क्या, and unless and until it is competing and catering to international standards, then it's a tough sell. You guys were all over the place, to be very honest. ठीक है, आपसे बेसिक क्वेश्चंस का नहीं जवाब दे पाए, आप वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं बता पाए, एंड मुझे लगता ही है कि बाय द लुक्स ऑफ इट कि आप लोग बहुत ज़्यादा काबिल हो और आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, टेक्नोलॉजी को बेचना काम कर आता है, राइट? तो अगर आप लोग उसको नहीं सेल कर पाए तो मे बी रीविजिट। अगर आप लोग अच्छे टेकीज और प्रोडक्ट में जान होगी ना, तो आपको इस फंडिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यू विल गो वे फार अहेड इंशाल्लाह, राइट? आई थिंक देखिए आपके लिए ना बार ज़रा ऊंचा है, क्योंकि नाउ यू हैव इनकॉर्पोरेटेड, यू आर अ बिजनेस, आपको उस लेवल पे फिर यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड शुड बी पिचिंग, राइट? तो आई थिंक दिस यू शुड लर्न फ्रॉम इट, मेक दीज इम्प्रूवमेंट्स एंड यू कैन ऑलवेज कम बैक। आई थिंक मैं भी यही कहूँगा कि देखिए आई थिंक योर कमिंग हियर has highlighted a very important area which is cyber security. तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी की नई इकोनॉमी में बहुत अहमियत है। तो आई थिंक आप लोगों के आने से एटलीस्ट लोगों को इसकी अहमियत का पता चला, एंड यू आर डूइंग रियली समथिंग जिसकी बड़ी ज़रूरत है हमें। और जैसे कि ज्यूरी का ख्याल है कि थोड़ा सा इफ़ यू कैन वर्क मोर ऑन योर बिजनेस प्लान और आप इसको कॉन्टेक्चुलाइज करो ग्लोबल मार्केट के अंदर, चूँकि ये अब लोकल और ग्लोबल नहीं, इट इज़ ऑल ग्लोबल, ये साइबर मार्केट जो है, तो उससे आपकी अगर कंपैरेटिव एडवांटेज अपनी क्रिएट करो, किस तरह यू विल गो फॉरवर्ड, तो यू विल हैव अ स्ट्रॉन्गर केस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। देखते हैं नाजरीन, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही हमारे भी कान खड़े होते हैं और आंखें भी डायरेक्ट उसी तरफ जाती हैं जहां से आ रहे हैं जी इस वक्त हमारे कंटेस्टेंट। उनसे जानते हैं जी क्या कहा जजेस ने। जजेस ने अप्रिशिएट किया, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा सा इसको मजीद मैच्योर करें, इम्प्रूवमेंट की भी जगह है। हाँ राइट। ख़वातीन साथ आप लोगों से लेंगे इजाजत, और जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि तमाम सोशल हैंडल्स पे आप लोग ये बता सकते हैं कि प्रोग्राम कैसा आपको लग रहा है, क्या प्रोग्राम में चेंजेस होनी चाहिए, नेक्स्ट सीजन में क्या अपडेट जो है वो लाई जा सकती है, और अगर आपके पास भी कोई इनोवेशन है तो आप भी मिनिस्ट्री प्लानिंग से रब्ता कर सकते हैं और अपना आइडिया भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और बल्कि पूरी इनोवेशन हब की टीम को दीजिए इजाजत। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।